बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज बराए मज़हब की रोशनी में एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, और वो सवाल है खुदी का, यानी मैं कौन हूँ। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमारी ज़ात की हकीकत को समझने की कोशिश करता है। तो आइए इस दिलचस्प खोज का आगाज़ करते हैं। किताब का मरकज़ी ख़याल ये है कि हम यानी हमारी खुदी अपनी असल में हतमी हकीकत के साथ एक गहरा और बामानी रिश्ता बनाना चाहती है, और हमारे लिए वो हतमी हकीकत खुदा की ज़ात है। तो खुदा के साथ हमारा जो रवैया या ताल्लुक़ है, इसी का नाम दीन है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हमारी खुदी खुदा की सिफ़ात को अपने अंदर जज़्ब करती है, और इस तरह वो बढ़ती है और मजबूत होती है। अच्छा, तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तसव्वुर को देखते हैं जो सदियों तक इंसान की सोच पर छाया रहा, यानी रूह का तसव्वुर। तो पुराने वक्तों में ख़ासतौर पर फ़लसफ़े में रूह को क्या समझा जाता था? यही कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो जिस्म से बिल्कुल अलग है, आज़ाद है, कभी मरती नहीं और बस कुछ वक्त के लिए हमारे जिस्म में आकर ठहर गई है। ये ख़याल बहुत पुराना है, जिसे बाद में बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने भी अपनाया। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया जब अरिस्तु ने इस नज़रिए को चैलेंज किया। उसने कहा, नहीं, रूह कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वो तो जिस्म का ही एक हिस्सा है। उसके मुताबिक रूह जिस्म की शक्ल है, उसका फंक्शन है, और उसे जिस्म से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक इनकलाबी सोच थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बावजूद सदियों तक वही पुराना नज़रिया ज़्यादा मकबूल रहा। अब हम अपनी कहानी में 18वीं सदी तक आ पहुँचे हैं। यहाँ आकर एक और बड़ा मोड़ आया, जब लोगों की तवज्जो रूह से हटकर खुदी या सेल्फ पर चली गई, और इसकी खोज एक नए अंदाज से शुरू हुई। तो ज़रा देखें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने एक माफोकल फितरत रूह के तस्वुर से बात शुरू की, फिर अरिस्तु के कुदरती नज़रिए को देखा, और अब हम 18वीं सदी में खुदी तक आ गए हैं, जो हमारे तमाम तजुर्बात का मरकज़ समझी जाने लगी। इस दौर में एक फ़लसफ़ा जॉन लॉक ने एक बहुत ही अहम ख़याल पेश किया। उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जहन एक बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। हमारे अंदर पहले से कुछ नहीं होता। हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, वो सब बाहर की दुनिया से, हमारे तजुर्बात से आते हैं। फिर आए बर्कले, और उन्होंने लॉक की बात को ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर हर ख्याल का ताल्लुक किसी बैरूनी तजुर्बे से होता है, तो फिर ये जो खुदी या मैं का ख्याल है, ये कहाँ से आया? क्या हमने कभी खुदी को देखा, सुना या छुआ है? चूँकि इसका कोई बराह रास्त तजुर्बा नहीं हो सकता, तो बर्कले के नज़दीक ये ख्याल ही ठीक नहीं है। और फिर आए डेविड ह्यूम, जिन्होंने समझें कि आखिरी कील ठोक दी। उसने कहा कि मैं जब भी अपने अंदर झांकता हूँ, मुझे सोचें, एहसासात, जज्बात तो नज़र आते हैं, लेकिन वो मैं कहीं नज़र नहीं आता जो इन सबको महसूस कर रहा है। उसके मुताबिक हमारा जहन बस इन ख़यालात और एहसासात का एक दरिया है जो बहता चला जा रहा है। इसके पीछे कोई ठोस खुदी नहीं है। तो जब फ़लसफ़ा इस खुदी को एक ठोस चीज़ के तौर पर ढूंढने में नाकाम रहा, तो ये मामला एक नई फील्ड यानी साइकोलॉजी या नफ्सियात के पास चला गया, और नफ्सियात ने इस सवाल को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखना शुरू किया। शुरू में माहिरीन नफ्सियात ने तजुर्बाती खुदी पर काम किया, लेकिन उन्हें लगा कि ये तसव्वुर बहुत ठोस और जामिद है, जैसे कोई पत्थर का मुजस्समा। तो उन्होंने इसे छोड़कर एक नया और ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ अपनाया, और वो था शख्सियत यानी पर्सनैलिटी। शख्सियत कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल बदलती और बनती हुई चीज़ है जो हमारे तमाम तजुर्बात और ख़यालात से मिलकर बनती है। तो सवाल ये है कि ये शख्सियत बनती कैसे है? जदीद नफ्सियात कहती है कि इसकी बुनियाद तो हमारी ज़िंदगी के पहले 5 सालों में ही पड़ जाती है, लेकिन इसके बाद भी 2 बड़ी ताकतें हैं जो इसे शक्ल देती रहती हैं। एक तो हमारे जिस्मानी अवामिल, जैसे कि हमारे हार्मोन्स, और दूसरा हमारा समाजी माहौल, यानी हमारे घर वाले, दोस्त और पूरा मुआशरा। चलें अब इस केस के सबसे मशहूर किरदार फ्रॉइड की थीरी को देखते हैं। फ्रॉइड ने एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिया पेश किया कि हमारी शख्सियत और ख़ास तौर पर हमारा ज़मीर कैसे बनता है। फ्राइड के मुताबिक कहानी यूं है
کہ بچے کو سب سے پہلے اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت میں وہ اپنے باپ کو ایک رکاوٹ یا حریف سمجھنے لگتا ہے۔ اب بچے کے ذہن میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش سے نکلنے کے لیے وہ باپ کے خلاف اپنے منفی جذبات کو دبا دیتا ہے اور اس کی جگہ باپ کے اصولوں، اس کے اختیار اور اس کی اخلاقیات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہی اندرونی تصویر بعد میں اس کا سپر ایگو یا ضمیر بن جاتی ہے۔ اور فروئڈ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ہمارا ضمیر اتنا طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہماری عقل پر نہیں بلکہ بچپن کے ان گہرے جذباتی تجربات پر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اکثر اس کی آواز پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا سفر کتنا دلچسپ رہا۔ ہم نے ایک لافانی روح کے خیال سے شروع کیا، پھر اسے تجربے کا مرکز مانا، پھر ہیوم نے اسے صرف تاثرات کا ایک مجموعہ کہہ دیا، اور آخر میں جدید نفسیات نے ہمیں بتایا کہ یہ دراصل ایک تشکیل شدہ شخصیت ہے۔ تو یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی پہلے سے بنی بنائی لافانی روح نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے جسمانی اور سماجی حالات سے مل کر بنتی ہے، تو پھر ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔